नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में बात करेंगे हम दिन भर की बड़ी खबरों की और उन खबर पर हर जगह से हमारे तमाम सहयोगी देंगे हर खबर पर अपडेट। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दरअसल कांझावाला मर्डर केस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वो क्या है नया मोड़ जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है? इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। दिल्ली में नए साल के पहले दिन ही खौफनाक मामला सामने आया है। सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला को स्कूटी सवार गाड़ी सवार 5 युवकों ने टक्कर मारी थी। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 5 युवक जो है गाड़ी में सवार थे और वो नशे के धुत में पूरी तरीके से धुत थे और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है मैं स्कूटी से महिला अपने घर के लिए निकल रही थी। जब भी उसके बाद में उसको स्कूटी से गाड़ी से जो है टक्कर मार के स्कूटी के द्वारा उसे उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से पता चला होटल का ये मामला सामने आ रहा। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 5 युवक इसमें आए थे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, लड़की आई थी तो साथ में इसके साथ में एक लड़की और भी थी। जिस तरीके का जो झगड़ा होटल में बताया जाए, होटल मैनेजर ने बताया कि ये पहले 5 युवक यहाँ पर आए थे, उसके साथ में 2 लड़कियां भी थी। 2 लड़कियों में से जो स्कूटी की लड़की चला रही थी उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। और साथ ही वो बताया जा रहा है कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के द्वारा गाड़ी में जो बॉडी को खिंचेड़ते हुए कम से कम 10 किलोमीटर दूरी तक उस गाड़ी के द्वारा खींच के बॉडी को ले गए थे 5 युवक। उसके बाद में बताया जाए कि नशे की हालत में 5 युवक थे और साथ ही उसी के देखते हुए जिस तरीके से जो दूसरी लड़की थी, उस लड़की के साथ में तो लड़की का बताया जा रहा है कि उसके जो बयान दर्ज कराए गए उन्होंने कहा है कि आखिरकार हम पहले होटल में गए थे, होटल से जो पार्टी हुई थी, पार्टी को बताया जाए पार्टी हुई थी, पार्टी के बाद में ही जैसे उनके कुछ झड़प भी होने की बात बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि झगड़ा भी हो रहा था आपस में 5 लोगों का और उस लड़की के साथ में। लेकिन उसके बाद में जो दूसरी लड़की थी उसे कम चोट आई और जो स्कूटी चला रही थी लड़की तो उसको जो है ज्यादा चोट आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से जांच ज्यादा दिल्ली पुलिस के द्वारा पता चला कि आखिरकार पीसीआर मौके पर ही जो पीसीआर को कॉल की जाती है और पीसीआर मौके पे पहुंचती है तो सारी घटना जो है सीसीटीवी फुटेज कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। उसके बाद में जो है धरना प्रदर्शन जो है लोग करने लगते हैं। और कहा जाता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक खौफनाक मामला सामने आया था उसको देखते हुए दिल्ली के कमिश्नर को जो है तलब किया गया था कल। लेकिन आज जो है गृह मंत्रालय में भी उनको बुलाया गया, उनको फटकार लगाई गई अमित शाह के द्वारा। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जांच तेजी से चल रही है, इस जांच को जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाएगा। और लेकिन उसके बाद में बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसके परिवार वालों को भी जो है सरकारी नौकरी देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो हरकतें की हैं 5 युवकों उनको जल्दी से जल्दी जो है कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अभी 5 युवक जो पुलिस की हिरासत में है उनसे पूछताछ की जा रही है और दिल्ली पुलिस के द्वारा पुलिस का कहना है कि जल्दी से जल्दी इसकी जो खुलासा है वो और भी जल्दी तरीके से किया जाएगा। जब होटल के मालिक ने बताया कि ये 5 युवक जो है नए साल पे पार्टी करने के लिए यहाँ होटल के अंदर आए थे, होटल के अंदर आने से पहले इनका जो झगड़ा हुआ था आसपास के लोग भी उनको खड़ा होकर देख रहे थे। लेकिन होटल मालिक का कहना है इनको पहले हम लोगों ने भी समझाया बुझाया था, लेकिन उसके बाद में जब इनका झगड़ा काफी तेज बनने लगा तो वो कमरा वहां से खाली करा दिया गया था। उसके बाद में जब लड़की अपने घर के लिए निकलने लगी स्कूटी से तो जब 5 युवकों ने जो है लड़की के ऊपर स्कूटी गाड़ी चढ़ा दी थी। गाड़ी के चढ़ाने के बाद जब लड़की की डेड बॉडी को जो है कम 10 किलोमीटर दूरी तक खींच के ले गए थे तो उसके बाद में जैसे ही जो दूसरी लड़की है उसके द्वारा जो बयान दर्ज कराए गए उसको जो है गंभीर चोट आई है तो उसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लड़की के जो बयान हुए उसमें जो है 5 युवकों का नाम उन्होंने खुलकर खुलासा किया और कहा जा रहा है कि ये 5 युवक वही हैं जो साथ के टाइम होटल में जो है पार्टी कर रहे थे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। कांझावाला मर्डर केस मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो आरोप बता रहे हैं हमारे सहयोगी पूजा झा। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए दर्दनाक हादसे पर एक नया अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आ रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जानकारी दी है, अनौपचारिक रूप से बताया है कि युवती के साथ दुष्कर्म की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं इस हादसे को लेकर आज आप विधायकों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। साथ ही डीसीपी को बर्खास्त करने की मांग की है आप विधायकों ने। साथ ही घटना वाले मार्ग पर नियुक्त सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है आप विधायकों ने। जिस पुलिसकर्मी ने एफआईआर में हल्की धाराएं लगाई उसे भी बर्खास्त करने की मांग की। इसके अलावा पोस्टमार्टम से पता लगा है कि लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। दूसरी तरफ मृतक लड़की की सहेली के 164 बयान दर्ज किए गए। लड़की ने कोर्ट में कहा कि हम दोनों ने शराब पी रखी थी, वो भी शराब के नशे में थी और वो दुर्घटना के बाद डर की वजह से अपने घर चली गई थी। मृतक लड़की की सहेली सुल्तानपुरी की रहने वाली है। वहीं इस हादसे को लेकर
आप विधायकों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा, साथ ही डीसीपी को बर्खास्त करने की मांग की और इसके अलावा साथ ही उस रूट पर जितने भी पुलिस कर्मचारी तैनात थे उन सभी को बर्खास्त करने की मांग आप विधायकों ने की है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं पूजा झा। 31 जनवरी से केंद्रीय बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है और इस बजट सत्र में कब बजट पेश किया जाएगा बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। यूनियन बजट जो है 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 2023 में बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से जो है संसद के अंदर जो हॉल है उसके अंदर जो है संसद के तमाम नेता रहेंगे, जो सांसद हॉल है उसके अंदर रहेंगे। और उधर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद को भी जो है वहाँ पर को जो है देश की द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो पहले जो है उसको बातचीत करेंगे। उसके बाद में जिस तरीके से जो बजट है यानी कि 6 अप्रैल को इसका समापन किया जाएगा और साथ ही उस तरीके के जो बजट आने का जो पेश यहाँ पर कर रहे थे लोग कि आखिरकार बजट का जो है निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसको जो है इसमें बातचीत करेंगे और लोगों से जो है पूरी तरीके से जो अपना विश्वास दिलाएंगे कि आखिरकार जिस तरीके से देश की राष्ट्रपति पहली महिला हैं जो 2023 में पहले अपने इस बजट पर जो चर्चाएं करेंगे, साथ ही उसके जो अभिवादन करेंगे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम नेता उसमें शामिल रहेंगे। उसको देखते हुए जो है बजट जो है 6 यानी कि 6 अप्रैल को जो है पहली बार ये समापन होगा और उसको जो है काफ़ी इसमें जो है चीज़ें देखने निकल के आएंगी और साथ ही इस बजट में जो काफ़ी नई नई चीज़ देखने को मिलेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बजट पेश होगा उसमें मोदी सरकार का ये 2.05वां बजट बताया जा रहा है कि 5वां बजट ये पेश किया जा रहा है। और उसके बाद ही जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें सामने आएंगे उसमें बताया जा रहा है कि ये बजट अब की बार जो है कुछ खास देखने को मिलेगा और इसमें जो खास चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आखिरकार जिस तरीके से निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे उसमें जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें जो अभी अपने अभिवादन से जो है इस बजट को शुरू करेंगे और साथ ही उसके जो है उसमें चर्चाएं भी करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सभी इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम सांसद हॉल के अंदर जो है पहले जो है सभी लोगों को धन्यवाद दिया जाएगा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है बनने के बाद अपने अभिवादन शुरू करेगी और लोगों से चर्चा भी करेंगी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक और बड़ी सौगात दी है। दरअसल इंडियन साइंस कांग्रेस का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या है खबर पर जानकारी बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस कार्यक्रम में जुड़े जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस इस साल अपनी सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इस दौरान महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों की समावेशी भागीदारी के साथ सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने और समग्र विकास समीक्षा की गई। अर्थव्यवस्थाओं और स्थायी लक्ष्यों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है आने वाले भविष्य में। वहीं आईएससी का पिछला संस्करण जनवरी 2020 में बेंगलुरु में हुआ था। वहीं इसके पहले सत्र की बात करें तो आईएससी का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में इस बार 108वें संस्करण में महिला सशक्तिकरण के साथ ही देश के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया। कैमरामैन निक्की के साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। इस यात्रा में राहुल गांधी को किसका मिला साथ और कौन से दल ने बनाई इस यात्रा से दूरी बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू की गई थी। आपको बता दें कि 3,000 किलोमीटर की ये यात्रा थी, लेकिन कुछ 3 जनवरी यानी कि आज दिल्ली से रवाना की गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये यात्रा जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 120 किलोमीटर तक ये यात्रा को जो है चलने की बात कही गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज सुबह जो है गाजियाबाद के लौनी इलाके में जाके यात्रा को जो है शुभारंभ किया और साथ ही उस तरीके की जो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यहाँ पर तैयारियां करी थी और उसको देखते हुए तमाम नेता मंच पर नजर आए थे। जिस तरीके से भारतीय कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो मौजूद रहे थे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। राहुल गांधी का कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ ये यात्रा है और सिर्फ इसमें जो है सभी लोगों को जो है निमंत्रण दिया था और सभी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसमें से उसको ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 के चुनावों को भी इसमें कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राजनीति कर रही है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा
यहाँ पर शुरू की गई है और इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ जो है भारत जोड़ो के यात्रा को जो है यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया जा रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिमों में लोगों को बांटा हुआ, लेकिन उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। लेकिन हम लोगों का कहना है कि इस तरीके भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोगों को जो जोड़ा जा रहा है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, कोई सी भी जाति से यहाँ पर लोग आए, उनको जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करने का जो है शामिल किया जा रहा है। और इसमें जो है तमाम यात्रा जो है आज 120 किलोमीटर तक ये यात्रा चलेगी और आज जो है हरियाणा के एक जिले में जाके हरियाणा जिले में जाके ये यात्रा रुकेगी। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों नजर आए थे, उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित करा था और कहा था कि इस तरीके की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोगों को इसमें आमंत्रित करते हुए कहा था। जिस तरीके से काफी टिप्पणियां यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कि इसमें राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी को जो है नेतृत्व में ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि इसमें राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट रखा है, हम लोगों को जो एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और इसी से जो है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें तमाम लोगों को बुलाया, निमंत्रण भी देने की बात यहाँ पर कही जा रही थी कि सभी लोगों को निमंत्रण दिया था। लेकिन उसमें से जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग आएंगे उनका भी धन्यवाद राहुल गांधी करना कह रहे हैं कि उनका धन्यवाद करेंगे। और जिस तरीके की जो ना आए उनका भी धन्यवाद राहुल गांधी कर रहे हैं। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। भारत और चीन के बीच चल रही लगातार तनातनी के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां तवांग क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद उनका ये 1 महीने के बाद पहला दौरा है। इस दौरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज मुझे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और मिजोरम के रिमोट और दुर्गम जगहों पर स्थित मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में 3 टेलीमेडिसिन नोट्स का उद्घाटन करते हुए बेहद खुशी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियांग में कहा कि आज सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के सीमावर्ती इलाकों में निर्मित 28 मूल ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बड़ी खुशी और गौरव का अनुभव हो रहा है। साथ ही विजन दस्तावेज जारी करना भी मेरे लिए खुशी की बात है। हाल ही में बीआरओ ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है वो सराहनीय है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सेना और देश की जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ते देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि तब मैंने बीआरओ को ब्रो यानी ब्रदर गलत नहीं बिल्कुल सही पढ़ा था। बीआरओ यानी हमारी सेनाओं का ब्रो, बीआरओ यानी हमारे देशवासियों का ब्रो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम को जब मैंने पहली बार शॉर्ट में लिखा तो मैंने उसे ब्रो समझा था, जिसे आजकल हमारी नई जनरेशन ब्रदर यानी कि भाई के सेंस में इस्तेमाल करती है। फिर मुझे बताया गया कि ये ब्रो नहीं बीआरओ लिखा है। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सेना के जवानों के साथ मिलकर के सेना के हौसलों को बढ़ाया और कहा कि सेना हमारे देश की रक्षा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रही है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आज मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई और मुलाकात के मायने क्या निकाले जा रहे हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही। निषाद पार्टी 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाने जा रही है। ये उसका 10वां संकल्प दिवस है। इस संकल्प दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये संकल्प दिवस गोरखपुर में आयोजित होगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में सीएम योगी से मुलाकात की और उन्हें इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रजामंदी दे दी है। ये 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन है निषाद पार्टी का और निषाद पार्टी इसमें
पिछड़ों और ख़ास तौर पे जो मत्स्य वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, मछुआ वर्ग से जुड़े लोग हैं, उनको आरक्षण देने की अपने पुरानी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए विचार विमर्श करता है, राष्ट्रीय अधिवेशन करता है। और ये 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन को इस बार 13 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। ये वो मौका होगा गोरखपुर के लिए जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे और 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन एक विशाल खिचड़ी मेला आयोजित होता है गोरखनाथ मंदिर में, उसमें भी उनकी सहभागिता दिखाई देगी बतौर महंत गोरखनाथ पीठ। तो कुल मिलाकर 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मछुआ वर्ग के इस बड़े सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं और खुद मछुआ वर्ग यानी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद इसकी मेजबानी करेंगे। अब देखना यह है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन से क्या कुछ सामने निकल कर आता है और ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही जंग में मछुआ वर्ग का ये समर्थन किस तरीके से बीजेपी को रास आता है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड की धामी सरकार पर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है, लेकिन इस दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश के पूर्व मुखिया हरीश रावत ने प्रदर्शन किया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने युवा बेरोजगारों के प्रति चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हो रही है। राज्य के 8.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार उनको रोजगार देने का महज कोरा दावा कर रही है। आज हरीश रावत के द्वारा नंगे पैर पैदल मार्च किया गया और सरकार को यह मैसेज देने का काम किया गया कि सरकार युवाओं के प्रति चिंता व्यक्त करे, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन होंगे। कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार में क्या दी नसीहत, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के प्रति काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। राज्य के विकास के लिए जो बजट निर्धारित किया गया वो बजट तय समय पर खर्च हो सके, उसके लिए बेहतर कार्य योजना बनाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज नाबार्ड के सम्मेलन में अधिकारियों को नसीहत भी देते हुए कहा कि जो बजट कम खर्च हुआ है उस बजट को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और अधिकारियों को नसीहत इस बात की है कि वो बजट तय समय पर खर्च हो सके, उसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बजट कम खर्च किया गया है, इसलिए अधिकारियों की तरफ से उसमें जो लापरवाही बरती जा रही है उसे सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को ठोस कार्य योजना के तहत काम करने की नसीहत दी जा रही है। कैमरामैन हसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने हुई सुनवाई में क्या निकला, बता रही हमारी सहयोगी अंजना गोयल। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में आज यहां पर नार्को और पॉली के लिए यहां पर सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों के वकीलों ने यहां पर कोर्ट में बहस की है। जिस तरह से जो आरोपी पक्ष के वकील हैं उन्होंने बताया कि तीनों ने अपनी सहमति तो जताई है नार्को टेस्ट के लिए, लेकिन उनका कहना यह है कि जो भी सच है वो पूरा जाना जाए, ना कि वो अधूरा सच जाना जाए। कि कभी भी सिर्फ SIT की टीम अपने मतलब की बात पूछ ले और जो ये पुष्पदीप जो उसका पुष्पराज जो उसका मित्र है उससे वो क्या संबंध है, उससे उसका क्या मेल जोल था और क्या वजह थी कि जो वो उसी दिन उसको छोड़ के गया था, ये सब चीज़ें भी उसमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। उससे भी पूछताछ वहाँ पर होनी चाहिए कि पुष्प को उसको बुलाया जाए। दूसरा जो आरोपी पीड़ित पक्ष के वकील है उन्होंने कहा कि यहाँ पर आज सहमति तो बनी है, साथ में ही इन्होंने एक ऑब्लिक भी लगाया है कि इसमें जो है SIT की टीम पूरा इस तरह से बताए कि किस तरह से हमारे नार्को टेस्ट कैसे और कहाँ क्यों होने हैं। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। रायबरेली पुलिस के लाख जतन के बावजूद भी दबंग अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। जिले में अपराधियों और दबंगों पर अंकुश लगाने के लिए भले ही पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी तरह तरह के नए प्रयास कर रहे हों, लेकिन जिले में पुलिस कर्मियों की शिथिलता के चलते धरातल पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दबंगई और इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर खाकी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, ताजा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज का है, जहां महिलाओं पर कुछ दबंगों द्वारा सरेआम लाठी डंडों से मारा पीटा जा रहा है।
वहीं उनका आरोप है कि पुलिस को शिकायत भी की गई है, लेकिन पुलिस वालों की निष्क्रियता के चलते उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकी है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी से पीड़ितों ने आकर न्याय की गुहार लगाई है और वहीं पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा उनको बताया गया है कि जल्द ही अपराधियों व दबंगों पर इस तरह की त्वरित कार्यवाही की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे हैं कि अपराध पर व दबंगों पर अंकुश लगाया जा सके। डायल 112 में डायनेमिक रूट चार्ट बनाकर उन्होंने परिवर्तन किया था। जिले के हर डायल 112 की गाड़ियों को यहां से वहां ट्रांसफर किया गया था ताकि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये कदम उठाए गए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिले में लगातार अपराधियों व दबंगई के इस तरह के मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा गरुड़ वाहिनी का भी एक नया गठन किया गया था, जो अपनी गाड़ियों से ले जाकर कहीं ना कहीं दबंगों और अपराधियों पर अंकुश लगा सके। इस तरह से उनका रूट चार्ट भी तैयार किया गया था कि इस तरह से वो जिले में एक्टिव रह सके। लेकिन इस तरह की कार्यवाहियों के बावजूद भी जिले के आला अधिकारियों के मंशा पर पूरी तरह से पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह पुलिसकर्मियों की अशिथिलता पर पुलिस अधीक्षक किस तरह की कार्यवाही करेंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यहां पर 50-50 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 50-50 के हजार इनामी बदमाश पुलिस ने ढेर कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सुनार के यहाँ पर दिन दहाड़े लूट हुई थी और बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी थी, जिसके बाद लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी और बाकायदा सीसीटीवी कैमरा में आरोपियों की तस्वीर भी कैद हो गई थी। देर रात बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र में और पहासू क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 50-50 हजार के इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया। वहीं एसएसपी बुलंदशहर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सातिर किस्म के अपराधी हैं और इन पर बुलंदशहर से अलावा अन्य जनपदों में भी लूट, हत्या, चोरी के कई मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर देर रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगने के बाद इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने सबका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। कानपुर में अंतर्राज्यीय हनी ट्रैप के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। कानपुर में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूलने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी इलाके का है, जहां बीते दिनों एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कि उसने बताया था शिकायत के दौरान कि उसके हनी ट्रैप के जरिए उसको कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। हालांकि युवक ने ये भी बताया कि उससे 28 लाख और 74,000 रुपये उससे जो है वसूले गए हैं, उसको ब्लैकमेल किया गया है। उसकी कुछ ऐसे फ़ोटोज़ निकाली गई हैं, न्यूड फ़ोटो निकाली गई हैं, जिसके ज़रिए वो लगातार जो आरोपी हैं वो उसको वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं कि उसका वायरल कर देंगे। और तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर उसने जब शिकायत की तो क्राइम ब्रांच और कानपुर पुलिस ने इसको जो है काफ़ी गंभीरता से लेते हुए जब इस पर कार्रवाई शुरू की थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक हरियाणा का बताया जा रहा है और एक मथुरा का बताया जा रहा है। उधर बस्ती में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मार दी गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी बबूंदर यादव। सिंहपुरवा चौराहे पर ग्राहक सेवा केंद्र पर बदमाशों द्वारा लूट करने का प्रयास किया गया। लूट में कामयाब न होने से ग्राहक सेवा केंद्र संचालक रामकरण चौधरी पर तमंचे से जो है गोली चलाई गई, जो कि गोली चलने से रामकरण चौधरी घायल हो गए। उनका इलाज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। आपको बता दें, कहीं न कहीं बदमाशों द्वारा जिस तरीके से ये लगातार जो है हमला किया जा रहा बस्ती जिले में, कभी ये नगर थाना क्षेत्र में अभी हाल ही में बैंक कर्मी से लूट करने का प्रयास किया गया, जहाँ पर लोग कुछ आ गए लेकिन उनसे लूट नहीं पाए।
लगातार इस तरीके से हमला बदमाशों द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों में लेकर कर कहीं ना कहीं लोगों में ये बदमाशों से एक खौफ है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक हो जाए। तो क्या बदमाशों को ये खौफ, पुलिस का खौफ ही है कि लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र में बिशनपुरवा चौराहे पर एक ग्राहक सेवा केंद्र जो संचालित हो रहा था, उसके संचालक जो है रामकरण चौधरी पर ये रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।